नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज सुबह से आप लोगों ने हमारी जो इलेक्शन कवरेज है रेड माइक पर उम्मीद करती हूं देखी होगी। लेकिन आज के चुनावों में अगर सबसे बड़ा कोई उलटफेर नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल में तो खैर बीजेपी इतिहास बना ही रही है, जहां पर भारी मतों से बीजेपी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन तमिलनाडु में जहां लोगों को लग रहा था कि शायद डीएमके के एम के स्टालिन एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, वहां विजय फैक्टर ने सब कुछ अपसेट कर दिया, सब कुछ बदल कर रख दिया। कौन है विजय? जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जो कि टीवी के पार्टी के नेता हैं, सुपरस्टार रहे हैं तमिलनाडु चुनावों में। बिल्कुल नए खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बहुत जो पुराने द्रविडियन पार्टीज हैं, डीएमके, एआईडीएमके, उनकी तरह वो ट्रेडिशनल पुराने फैक्टर भी नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि शायद उनको कुछ सीटें आएंगी। पहले चुनाव जो इतनी अच्छी तरीके से वो लड़ रहे हैं, थोड़ा हो सकता है वोट शेयर आए, लेकिन इतनी मैसिव सीटें 234 वाले विधानसभा में उनको मिलेंगी, ऐसा बहुत कम लोगों को शायद आसार था। एक या दो एग्जिट पोल जरूर थी जिन्होंने इस ओर इशारा किया था कि विजय जो है स्वीप कर सकते हैं तमिलनाडु में। तो हमने कहा कि तमिलनाडु को समझने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट वॉइसेस हैं। श्रीनिवासन रामानी, जो कि द हिंदू के डेप्यूटी नेशनल एडिटर हैं और डेटा को लेकर बहुत सारा मैजिक भी करते हैं जो आप देख पाते हैं। और साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ प्रभाकर हैं, वो भी चेन्नई से जुड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। श्रीनिवासन, एक तो आपको अभी बहुत रिसेंट आपके अवार्ड ऑन द एआई कवरेज के लिए बहुत बहुत मुबारक। इट्स अ वंडरफुल जॉब लाइक ऑलवेज इन द हिंदू। आपको अंदेशा था एम के स्टालिन की नाव को इस तरीके से अपसेट कर देंगे? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस इतना पता था कि भारी भरकम उनको वोट शेयर मिलेगा और करीब 22 या 30 के आसपास, 22 से 30 के आसपास उन्हें वोट शेयर मिलेगा। इतना तो हमें एक अंदाजा था। लेकिन उनका वोट शेयर आप देखेंगे अभी लगभग 35% उन्होंने वोट शेयर कमाया है अपने फर्स्ट इलेक्शन में, जो बहुत ही रेयर है यहाँ पे, नॉट ओनली इन तमिलनाडु बट इंडिया में। आप देखेंगे फर्स्ट इलेक्शन में इतना भारी भरकम वोट शेयर लाना बहुत ही एक रेयर इवेंट है। शायद 1982 में आपने देखा होगा एनटी रामाराव, जो खुद एक एक्टर थे, 1982 में उन्होंने तेलुगु प्राइड के मतलब इशू पे उन्होंने इलेक्शन लड़के उनको उनके पार्टी तेलुगु देशम को मतलब मेजोरिटी मिला था। लेकिन विजय वाले सिलसिले में हमें इतना पता था कि वो ऑपोजिशन के वोट्स को डेंट करेंगे और डीएमके का जो कोर वोट है उसमें से जो युवकों का जो वोट है उस पे उनको काफी वोट उससे भी मिलेगा और फिर महिलाओं में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ये हमें पता था। लेकिन 35% लाना और डीएमके के कोalition को सिर्फ 30% में समेटना, ये किसी को पता नहीं था कि कोई मतलब क्लियरली मतलब दिस इज अ शॉक टू एवरीवन। तो एक तरह वो हुआ। दूसरा, हाँ बोलिए। नहीं, प्लीज कंप्लीट योर थॉट्स। और मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जो डेटा सेट आप देख पा रहे हैं उसमें क्या लग रहा है कि कौन सी मेजर मैसिव जो है टिपिंग पॉइंट्स हुई हैं? जी, तो आप अगर तमिलनाडु को आप अर्बनिटी मतलब शहर और शहरी इलाके और ग्रामीण क्षेत्र में डिवाइड कर लें, तो हमने उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक हाईली अर्बन, मतलब ज्यादातर शहरी, थोड़ा बहुत शहरी, थोड़ा बहुत ग्रामीण और बहुत ही ग्रामीण। अगर आप ऐसे करके इसको डिवाइड करके उसमें टीवीके का वोट शेयर देखें तो उसमें एक बहुत ही क्लियर एक पैटर्न दिखाई देगा कि शहरी इलाकों में, काफी शहरी इलाकों में जैसे चेन्नई हो और उसके इर्द गिर्द जो जगह हैं, वहां पे उनको 47% वोट शेयर मिला है, 47% वोट शेयर मिला है, जो काफी बहुत बड़ा बहुत बड़ा शहर है। पिछली बार यही 47% डीएमके के अलायंस को मिला था, इस बार उनको सिर्फ 30% ही मिला है। अब डीएमके का देखेंगे, डीएमके का वोट शेयर चारों कैटेगरीज में लगभग 30 से 32% के अंदर सीमित है और वो स्टेडी है। लेकिन टीवीके का वोट शेयर देखेंगे तो हाईली अर्बन एरियाज में 47%, थोड़ा बहुत शहरी इलाका वहां पे 38%, थोड़ा बहुत ग्रामीण इलाका वहां पे सिर्फ 31% और बहुत ही ग्रामीण इलाका वहां पे 30%। अब ये जो पैटर्न टीवीके का है उनको इसलिए भी बेनिफिट किया है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही ग्रामीण इलाका है, वहां पे एनडीए यानी एआईएडीएमके का जो कोalition है जिसमें बीजेपी भी शामिल है,
उनको भी काफी अच्छा खासा वोट शेयर मिला है ग्रामीण इलाकों में। उनको 30% और 30.5 और 30.5 दोनों, मतलब थोड़ा बहुत ग्रामीण और बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में 30.5% वोट शेयर मिला है, और डीएमके को सिर्फ 31 और 32% वोट मिला है। इससे क्या हुआ है कि शहरी इलाकों में इतना बहुत बड़ा लीड लेने की वजह से उन्होंने काफी जगहों पे स्वीप कर दिया, जैसे ग्रेटर चेन्नई रीजन, मतलब चेन्नई और इसके इर्द गिर्द जो मतलब अर्बन इलाके हैं, वहाँ के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां पे लगभग 36 सीटों में से टीवीके को 32 सीट मिले हैं, और एनडीए को 3, और फिर डीएमके कोalition को सिर्फ 2 मिला है। और ये जो स्थिति है, ये एकदम पलट गया है पिछले इलेक्शन से। पिछले इलेक्शन में इसी जगह में डीएमके को 36 सीट मिले थे, लेकिन अभी सिर्फ 2 सीटें मिले हैं, और टीवीके को 32 सीट मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में जो बंटवारा हुआ है वो लगभग 50-50 बंटवारा हुआ है बिटवीन डीएमके एंड एनडीए। टीवीके भी, हालांकि उन्होंने भी ठीक ठाक ही किया, उनको भी 50 सीट मिले हैं छोटे ग्रामीण और बड़े बहुत ही ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वोट शेयर जो है इन दो पार्टीज के बीच में स्प्लिट हुआ है, उसकी वजह से टीवीके को एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं। लेकिन उनका जो असर है वो बहुत ही बड़ी तरीके से और बड़े पैमाने में मतलब शहरी इलाकों में ज्यादातर हुआ है, और उसका कारण यह है कि मतलब वहां पे मेरा मानना यह है कि वाइल डीएमके के रेजिम में काफी ग्रोथ हुआ है, मतलब तमिलनाडु में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन वो ग्रोथ पूरे के मतलब यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है। उस ग्रोथ में कुछ लोग काफी बेनिफिट किए हैं, जैसे कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको नौकरियां मिली है, उसपे से कुछ लोग को बेनिफिट मिला है, लेकिन वो बेनिफिट सबको एक तरह से नहीं मिला है। और उसके कारण कुछ लोगों ने ये सोचा है कि उनको एक मतलब चेंज चाहिए, और वो चेंज शायद उनको एडीएमके दे नहीं रहा था। एक तो भाजपा जो है मतलब तमिलनाडु में इट्स नॉट सीन एज अ फोर्स दैट रिप्रेजेंट्स तमिल्स, इसलिए वो चेंज का वोट जो है पूरा का पूरा जो है टीवीके के पास गया है, विजय के पास गया है। एक दूसरी तरह से ये मेरे ख्याल से हम उसको, हाँ ठीक है। श्रीनिवास, आप मेरे साथ बने रहिए। सिद्धार्थ, मैं देख रही हूँ कि आप काफी हेड नॉड कर रहे हैं। एड टू दिस, एक तो ये भी बताइएगा जरूर, क्योंकि डीएमके को आज हमने देखा कि बहुत अर्ली ऑन इन द काउंटिंग स्टेज ओनली उन्होंने अपने कैंप्स को बंद कर दिए, कुर्सी उर्सी लपेट ली। क्या खबरें आ रही हैं जहां तक टीवीके के साथ क्रॉसओवर करके हाथ मिलाने की बात है, डीएमके कैंप से या एआईडीएमके कैंप से भी? मैडम धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में बुलाने के लिए। श्रीनिवास सर को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। उनका डेटा पॉइंट मेरा तमिलनाडु के सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में मेरा फेवरेट पॉइंट है। इनफैक्ट अभी उन्होंने जिन डेटा चीफ को हायर किया है वो मेरे एसीजे के क्लासमेट हैं। ये बटर लगाने के बाद मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात कहने वाला हूँ, सर को गुस्सा भी आ सकता है उसमें। मैडम, ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन का डिफाइनिंग वर्ड है ह्यूब्रिस। जो बड़े पत्रकार है, जो एडिटर है, खुद इनके ओनर जो एन राम है, उन्होंने टीवीके को थोड़ा भी भाव नहीं दिया। ठीक है, पीकॉक हेड इनसाइड ऑस्ट्रिच हेडेड जो बोलते हैं सैंड के अंदर, दे फेल्ड टू गेज द सपोर्ट इन फेवर ऑफ टीवीके। अभी सर जो कह रहे हैं कि विलेजेस में, रूरल एरियाज में टीवीके को सपोर्ट इसीलिए दिया गया है क्योंकि डीएमके के बेनिफिट्स वहाँ पहुंचे नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीवीके के फेवर में ये वोट इसीलिए गिरे हैं क्योंकि 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। एक है तमिलनाडु का इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीवीके का पूरा कैंपेन इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप कैंपेन पे हुआ है। वरिष्ठ कमेंटेटर सी सुमंत रामन ने अभी ट्वीट किया है कि ये इलेक्शन प्रूव करता है कि आपको बूथ एजेंट्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाला है। टीवीके का बूथ एजेंट बढ़िया तरीके से काम किया है। मेरे खुद एक जर्नलिस्ट फ्रेंड के रिलेटिव, एक यंग लेडी, उन्होंने टीवीके के बूथ में काम किया है। किस तरीके से उनका ट्रेनिंग हुआ है, जूम कॉल पे हुआ है, किसी को भी बताए बिना, बाहर ढिंडोरा पीटे बिना जूम कॉल पे ट्रेनिंग हुआ है। वो जानते भी नहीं थे कि कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा है। फिर वो बूथ पे गए, उन्होंने बूथ का काम किया, तो उनको कोई जाना पहचाना आदमी नहीं था। उन्होंने आके बोला, दीदी आप जाके खा के आइए, आपने पानी पिया, आपको टॉयलेट यहाँ पे ठीक है, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो इस तरीके के जो विजय के जो कोर फैन बेस है, उन्होंने एकदम बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन में बूथ लेवल का काम किया है।
ये आज के पत्रकार, जो सीनियर पत्रकार, ये इसको समझ नहीं पा रहे क्योंकि ये टोटली एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। कंप्लीटली न्यू पॉलिटिकल पैराडाइम है इसका। तो ये है इस इलेक्शन का डिफाइनिंग। तो अभी जो मुझे दिख रहा है वो मेन ये है कि चेन्नई और नॉर्दर्न तमिलनाडु लिटरली टीवी के स्वीप कर रहा है। डीएमके का जो कोर वोट बैंक है दलित्स नॉर्दर्न तमिलनाडु में, वो सिग्निफिकेंट परसेंटेज टीवीके के पास गया है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि एनडीए ने भी काफी सीट्स लिए नॉर्दर्न तमिलनाडु में। इसका मतलब जो 1 ईयर कंसोलिडेशन, एमबीसी कास्ट 1 ईयर कंसोलिडेशन, जिसके जो एआईएडीएमके और पीएमके पाटाली मक्कल कच्ची अलायंस पार्टनर्स के मेन कोर वोटर बेस है, उनको काफी सीट्स मिली है नॉर्दर्न तमिलनाडु में। टीवीके का दूसरा एक इम्पोर्टेंट जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है कोयम्बतूर में, वेस्टर्न बेल्ट में, जहां एडीएमके काफी स्ट्रांग रहता है और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन कोयम्बतूर में उसका काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। इसका मैं एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूँ कि अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस अगर अगले साल हुए तो अगला चेन्नई का मेयर तमिळगा वेट्री कळघम डिसाइड करेगा, जो बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस लोगों को ज्यादा क्लोजली, आई मीन इट अफेक्ट्स द पीपल्स लाइव्स इन अ मोर क्लोजर। ठीक है, चलिए, इट्स गुड कि आपने अपनी पॉइंट्स रखी हैं, एंड आई थिंक दैट्स द स्पिरिट ऑफ लिबरल न्यूज रूम कि अलग जनरेशन के जर्नलिस्ट जो हैं अपनी अपनी बात को अलग अंदाज में रख सकें। लेकिन श्रीनिवासन, जो अब आपको जो डेटा पॉइंट्स नजर आ रहा है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बीजेपी के, अगर हम वोट शेयर की बात करें, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जहां पे बीजेपी उस तरीके से कमल नहीं खिला सकी है, वन ऑफ द रेयर स्टेट्स नाउ। अब तो पश्चिम बंगाल में जो हिस्टोरिक विक्ट्री हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा वोट शेयर्स क्या ट्रांसफर हुए हैं टीवीके को बीजेपी के लिए और एआईएडीएमके के लिए? व्हाट इज द डेटा सेइंग नाउ फॉर मूविंग फॉरवर्ड उनके फ्यूचर के लिए? आपने इस पे टच किया था, जिन जिन जगहों पे मतलब 1 ईयर इज एन एमबीसी कास्ट इन तमिलनाडु, जो उनके वोट हमेशा एक पार्टी की तरफ नहीं जाता है, वो स्प्लिट वोट है, लेकिन उसका एक बड़ा तबका जो है पीएमके, एक रीजनल पार्टी को प्रेफर करता है, और पीएमके इस बार एडीएमके और बीजेपी के अलायंस में था। तो हमारा डेटा हमें दिखा रहा था कि जिन सीटों में मान लीजिए ये 1 ईयर कास्ट और उनका कम्युनिटी के लोग ज्यादा पैमाने में है, मतलब मान लीजिए 20% से आगे, तो वो लगभग 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनका मतलब वो वहां पे वो 20% से आगे है। वहां पे आप देखेंगे, वहां पे टीवीके को लगभग 25 सीटें मिले हैं, एनडीए को 21 सीटें मिले हैं। एनडीए इज मेड अ मार्क इन दिस प्लेसेस वेयर द 1 ईयर कम्युनिटी इज इन लार्ज नंबर्स, उनको 21 सीटें मिले हैं। एनडीए मतलब उसमें पीएमके भी है, एडीएमके और बीजेपी भी है, लेकिन ज्यादातर ये वोट जो है एडीएमके और पीएमके को ही मिले। यहाँ पे उन्होंने उन पार्टी से ही उम्मीदवार को खड़ा किया था, और एसपीए मतलब डीएमके का कोलिशन है, उनको सिर्फ 16 सीट मिले थे। मैं एक चीज इस पे गौर देना चाह रहा हूँ, व्हाट सिद्धार्थ कह रहे थे कि इंस्टाग्राम रील्स पे, जूम पे, मतलब वो सब हुआ था, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पर, जूम पे काम करने से जो है एक पार्टी इतना सारा सीट्स उनको नहीं मिल सकता। एक मूल कारण होना चाहिए कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम और मतलब सोशल मीडिया में बोलने से उनको इमीडिएटली सीट में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, और रादर वोट्स में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, उसकी हमें मतलब उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि तमिलनाडु में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, काफी बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, और वो ग्रोथ जो है इंडिया में अभी सब नंबर 1 है। यहाँ पे आप देखेंगे इस बार भी 11% ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। लेकिन आप पर कैपिटा इनकम में देखेंगे, तमिलनाडु में लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट का जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज पर कैपिटा इनकम से ऊपर 28 या 27 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, 28 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एवरेज पर कैपिटा इनकम से नीचे है उनका पर कैपिटा। तो ये ग्रोथ जो है एक तरफ से यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, वो बस कुछ ही क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में कुछ ही तबकों में जाके उसका इन्फ्लुएंस रहा है। तो ये क्या हुआ कि जब कंपटीशन एडीएमके और डीएमके के बीच में था, तो डीएमके इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करता था कि हम थोड़ा सा एक वेलफेयर स्कीम बना देंगे, और वेलफेयर स्कीम में हम 5,000 या 1,000 रुपए दे देंगे लोगों को, और उस हिसाब से उनको लगेगा कि ठीक है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रहा है, इसलिए हम उसको वोट करेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, क्योंकि एक नया फोर्स उभर के आया है, और वो फोर्स भी कुछ नया कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि आप 1,000 रुपए देंगे, हम 2,000 दे देंगे, आप मतलब सबको मतलब 800 रुपए का कूपन देंगे, हम क्या करेंगे, हर बच्चे को एक गोल्ड सॉवरिन का मतलब ज्वेलरी देंगे। ये सब इम्पॉसिबल क्या बोलते हैं, एंड मैं तो कहूँगा नॉनसेंसिकल मतलब
वादे हैं जो मतलब स्टेट की उन्नति के लिए नहीं है, लेकिन तो उसके बारे में चर्चा करना, उसको क्रिटिसाइज करना ह्यूब्रिस नहीं है, उसका क्रिटिसिज्म जो जायज क्रिटिसिज्म है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले हमें समझना चाहिए कि द्रविडियन पार्टीज किन किन चीजों में सक्सेसफुल रहे हैं और किन किन चीजों में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। सक्सेसफुल रहे हैं सोशल जस्टिस, जिस तरीके से उन्होंने 69% रिजर्वेशन करवाया और मतलब तमिलनाडु सोसाइटी में जो मतलब पिछड़े हुए सेक्शन से उनको आगे लेके आया, उसमें उनका सक्सेस रहा है। लेकिन उनका सक्सेस उसको डेवलप करके यूनिफॉर्म लेवल तक वेज इंक्रीज, वेज मतलब काफी पैमाने में उनका हर तबकों में जो है उनका मतलब सैलरीज को इंक्रीज करना, ये उनके उसमें वो सक्सीड नहीं कर पाए। और उसका कारण ये है कि तमिलनाडु एक आइलैंड नहीं है, वो इंडिया के अंदर ही है। और अभी जिस तरीके से हर चीज जो है हम सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज पे थोप दे रहे हैं, वो उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। जो नए नए जगह हैं जहाँ पे पोर ऑलरेडी है, वहां नहीं जा पाएंगे। तो उसकी वजह से एक अनइक्वल ग्रोथ हुआ है, और अनइक्वल ग्रोथ की वजह से बहुत सारे जगहों में और बहुत सारे लोगों में एक नाराजगी आई है अगेंस्ट दिस पार्टीज। लेकिन उनके पास वो ऑल्टरनेटिव नहीं था जिसको वो लेके आगे जाके मतलब उसको सपोर्ट करे। लेकिन इस बार टीवी के उभर के आया है, इसलिए 1/3 ऑफ द इलेक्टेड जो है उनकी तरफ गया। उसमें से यूथ भी गए हैं, यूथ ज्यादातर, कुछ लोग यूथ ऐसे भी गए हैं जो पॉलिटिकली कॉन्शियस हो, मैच्योर हो, लेकिन ऐसा भी एक यूथ गए हैं जिन्होंने विजय को एक मैसेया की तरह देखा है। उन्होंने लगा कि मतलब वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बट ही इज अ सिनेमैटिक हीरो, और हीरो आके हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इसलिए उसको वोट किया। और उसको क्रिटिसाइज करना गलत बात नहीं है, क्योंकि मतलब आप देखेंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे टीवी के को क्रिटिसाइज ज्यादा इसलिए किए हैं क्योंकि उनका रवैया भी ऐसे रहा है। इलेक्शन जीतने से उनका रवैया में बदल तो नहीं गया ना, अभी तक वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए नहीं है। करूर में तो स्टैम्पीड हुआ, स्टैम्पीड के बाद वो वहां थे एकदम से 2 महीने तक मतलब वो पब्लिक में नहीं आए। और फिर उन्होंने हमेशा जो है उस पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप नहीं लिया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाते रहे कि उसका कारण कौन था करके। तो ये सब रवैया जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। अब उनका जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सोशल मीडिया में, और जिस तरीके से उन्होंने इस इशू को शिफ्ट किया, और उसमें डीएमके का भी एक रोल रहा। डीएमके ने मतलब विजय के बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं किया, उनके लीडर्स ने कुछ नहीं कहा, उनको लगा कि उनको सिंपैथी मिल जाएगा, इसलिए they didn't take legal action forward। तो ये सब फैक्टर्स जो है उनको हेल्प किया है और उनको मदद किया है। अब देखना पड़ेगा कि कैसे गवर्न करते हैं। मतलब उनको एक भारी भरकम मैंडेट मिला है, क्या ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस दे पाएंगे, क्या जो द्रविडियन पार्टीज नहीं कर पाए वो कर पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। और हम एज जर्नलिस्ट हमारा काम रहेगा हर एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करना, और हम करते रहेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली। और वो राइट जो है कोई किसी को नहीं ले सकता है, हमारा काम ही है, आप उसे लाइक करें ना लाइक करें, वी हैव टू आस्क द अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। एक आखिरी सवाल तमिलनाडु पे सिद्धार्थ जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा उन्होंने कहा कि अब आगे इनकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी, क्या आपको इनकी टीम में इनफ टैलेंट नजर आ रहा है? हमें पता है कि इन्होंने दलितों को टिकट दिए हैं, ऑटो वालों को टिकट दिए हैं, तो ये टीम कैसी बनेगी, आपको उसका कोई आइडिया है ब्रीफली? मैडम उसके बारे में उतना बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एकदम फ्रेश फेसेस हैं। थोड़े बहुत कैंडिडेट्स एडीएमके और डीएमके डीएमके नहीं, एडीएमके और कांग्रेस से भी हैं। सर के डिस्कशन से मैं पूरी तरह से मोस्टली मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, अगर टीवी के गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो ये गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादातर डीएमके के पॉलिसीज़ को ही मिरर करेंगे। चाहे वो सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हो, या पॉलिसी थ्रस्ट हो, या बीजेपी को अपोज करने का जो मेन आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। सिर्फ एक चेंज मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से वो होगा भी। जो सर ने कहा कि तमिलनाडु में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हुआ है, वो बात सही है, एब्सोल्युटली सही है। लेकिन ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में दलित्स को ओबीसीज के जितना प्रोग्रेस मिला है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनको हुआ है कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसको मेरे हिसाब से टीवी के ही विल सेट दिस रॉन्ग राइट, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी में उनके नेता ने कहा है कि उनके पार्टी में 36 दलित डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं। डीएमके और एडीएमके में शायद 5 या 6 भी नहीं होंगे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज, जो पार्टी स्ट्रक्चर में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है।
तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज है, ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट में दूसरे दलित्स भी है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और मेरे हिसाब से ये मेरा रीडिंग है, आई डोंट थिंक आई विल बी मच रॉन्ग ऑन दिस, तो ये टीवीके की गवर्नमेंट द्रविडियन मॉडल गवर्नमेंट ही होगी, लेकिन विद अ बिट मोर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर दलित्स इज माय रीडिंग। इंटरेस्टिंग। श्रीनिवासन, मुझे पता है आपको भी जाना है, मुझे भी ये शो जो है रैप अप करना है। केरलम पर एक आपसे मैं जरूर आखिरी पॉइंट यहाँ पर जानना चाहूंगी। एक्सपेक्टेड था, एग्जिट पोल्स में कह रहे थे कि यूडीएफ वाज सेट टू परफॉर्म बेटर, व्हिच इज अ डेटा पॉइंट जो आपको लगता है कि इस वक्त टेलिंग है, एक कमेंट्री है कि पिनराई विजयन की क्या जमीन खिसक गई है, क्या ये उनके खिलाफ एक वर्डिक्ट आया है? व्हाट इज द इंटरेस्टिंग डेटा सेट फॉर यू इन केरला? जी, हमें कुछ ऐसा कोई सरप्राइजिंग डेटा सेट उसमें मिला नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, क्योंकि 10 साल उनका गवर्नमेंट रहा है केरला में, हमेशा हर 5 साल के बाद बदलाव आती रहती है, और ये साउथ इंडिया और इन दो राज्यों में हमेशा ऐसा रहा है कि मतलब हर 5 इयर्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं चेंज होता रहे। वो साइकिल डिसरप्ट हुआ था 2016 में, क्योंकि वहां पे तमिलनाडु में एक थर्ड फोर्स उभरा था, और वो मतलब इट टुक अप अ बिट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट्स, इसलिए एडीएम के पावर में वापस आ चुका था। और 2021 में पिनराई विजयन का गवर्नमेंट वापस इसलिए आया था क्योंकि लोग उनके परफॉर्मेंस, जो कोविड के टाइम पे उनका परफॉर्मेंस था, उससे संतुष्ट थे, और उसकी वजह से उन्होंने वापस उनको मतलब और एक बार उनको दोबारा एक मौका दिया था। लेकिन ये उनके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही जो है एंटी इनकम्बेंसी आना शुरू हो गया था, मतलब इन द सेकेंड टर्म। और आप देखेंगे इसके पहले जो इलेक्शंस हुए थे, लोकल बॉडी इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस, उस सब में जो है एलडीएफ एक एक करके हार रहा था, और हमें ये पता चल रहा था कि यूडीएफ जो है उनका पल्ला और भी भारी था, और वो वापस आ सकते थे, हमें ये पता था। लेकिन व्हाट इज द एक चीज एग्जिट पोल मिस किए हैं कि एग्जिट पोल को लगा कि उनका वोट शेयर डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा, कम ही रहेगा, और इसलिए उन्होंने सीट्स जो है काफी ज्यादा दिए थे एलडीएफ को। लेकिन इस बार आप देखेंगे करीब 100 सीट्स उनको मिल रहे हैं यूडीएफ को, क्योंकि उनका जो वोट शेयर है वो 3 या 4% पॉइंट्स आगे है एलडीएफ से, इसलिए उनको अच्छा खासा सीट टैली भी मिल रहा है। लेकिन मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि ये ज्यादातर मतलब एंटी इनकम्बेंसी हमेशा हर 5 साल केरला में दिखाई देता है, और मतलब वहां के वोटर्स जो है बदलाव हमेशा चाहती है। और ये 10 साल गवर्नमेंट चल चुका था, आप कुछ सर्वेस देखेंगे, उनका ज्यादातर ये नहीं था कि मतलब ये गवर्नमेंट ने बुरी तरीके से परफॉर्म किया है, डेवलपमेंट के इश्यू में काम कम किया है, ऐसा नहीं था। बस ये था कि मतलब उनको लगता है कि और नया गवर्नमेंट आएगा उससे और बेहतर करेंगे, इसलिए उन्होंने बदलाव लाया। और ये हमेशा रहा है 1980 से देखा जाए तो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा कहते हुए भी लोग जो है मतलब एलडीएफ से यूडीएफ या यूडीएफ से एलडीएफ हमेशा स्विच करते थे, और इस बार भी ऐसा हुआ है। और ये कांग्रेस को एक बूस्ट मिला है। कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में सीमित है अभी पावर में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, और साउथ में एक और स्टेट जो है उनके खाते में अभी आ गया है। तो ये उनके लिए एक छोटा सा बूस्ट है, क्योंकि वो नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट में आप देखेंगे कांग्रेस धीरे धीरे करके इट हैज बिकम मतलब एक माइनर प्लेयर हो चुका है, मेजर प्लेयर नहीं रहा है। तो अभी केरला में जो उनको जो जीत हासिल हुई है वो उनके लिए एक कंसोलेशन प्राइस में कह सकता हूँ एक हिसाब से, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के अलायंस में था, और उनके अंदर भी बहुत बड़ा विवाद चला कि डीएमके के साथ जाएं कि टीवीके के साथ जाएं, और उस विवाद में जो डीएमके के साथ रहना चाहते थे उनकी मतलब वो कन्विंस कर पाया, और उनको सिर्फ 5 सीटें ही मिली। लेकिन केरला का जो विक्ट्री है लिए वो बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा। 30 सेकंड आखिरी जवाब सिद्धार्थ आपसे, क्या लग रहा है अगले केरलम के मुख्यमंत्री कौन होंगे? मैडम मुझे माफ कीजिए, मैंने केरला के इलेक्शंस फॉलो ही नहीं किए, मैं पूरा ये टीवीके और डीएमके के एनालिसिस, एडीएमके के एनालिसिस में। विजय बन रहे हैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु? हाँ, विजय डिपेंड करता है। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी और 4-5 घंटे में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और वीसी के भी शायद अपना डिसीजन काफी क्लियर कर देंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक आउटसाइड सपोर्ट या व्हाटएवर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिनेटली हो सकता है। अगर कांग्रेस कांग्रेस लीडिंग है क्या केरला में? जी, कांग्रेस इज लीडिंग इन 60। तो अगर कांग्रेस लीडिंग है तो मेरे चहीते पत्रकार धन्या राजेंद्रन जी ने ये कहा था कि सतीशन
के चांसेस कम है क्योंकि हाई कमांड किसी और कैंडिडेट को चाहते हैं। तो ये धन्या मैडम से मैं एक इनपुट लेके आपके शो पे कह रहा हूँ। एनी गेसेस श्रीनिवासन? ये एक दूसरा एक लास्ट पॉइंट बोल दूं मैम, एक लास्ट पॉइंट। हाँ जी जी। कांग्रेस का एक ही प्रॉब्लम है कि वो उनका एनिमी वो खुद होते हैं हमेशा। तो एक जीत में भी जो है हमेशा उनके अंदर जो है क्रेडिट किसको जाए वो क्वेश्चन हमेशा क्लियर नहीं रहता है। इसलिए ये बताना है कि कौन चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं हम अभी कभी नहीं बता पाएंगे। वो कुछ दिनों में ही पता चलेगा वहां पे किस तरीके से जो है मतलब फैक्शंस कैसे अपने अपना केस को प्रेजेंट करता है और हाईकमांड के एडिशन लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल श्रीनिवासन, रमनी और साथी सिद्धार्थ प्रभाकर। और जरूरी है कि हम जर्नलिज्म को लेकर भी बातचीत करें, जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स को लेकर भी बातचीत करें। अलग नजरिए भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत मजा आया आप दोनों के ही इनसाइट्स को सुनकर। और हमने कहा कि हमारी जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, आपको समझाना जरूरी है कि दक्षिण के इंपॉर्टेंट राज्यों के समीकरण क्या है। फिलहाल आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब। नमस्कार।